चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी। और डेट कितना हो गया बाबू? 12/10/2022 2021 जी 21 और 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग देख रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यही देख रहे थे, ये देख रहे थे ना। ये पिछले क्लास में बोल दिया था, ठीक है, पिछले क्लास में बोल दिया गया बाबू। क्या बोल दिया गया? इस प्रकार से हम करके बना भी सकते हैं डायरेक्ट दाम। क्लियर है? छोटे हुआ में नाम दे देना है। अब एकरे में बोले थे, हाँ, उड़हुल बन गलो। पसंद में आ रही है? अब इसमें बोला था, ठीक है, क्या बतलाए थे? परागन। एक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, परागन कर लिए थे। परागन में बतलाया गया था कि जब पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकलकर पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। और परागन कितने प्रकार के? परागन 2 प्रकार का मिला। परागन कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन से? एक मिला था हम लोगों को, पहला मिल गया स्वपरागन। स्वपरागन, स्वपरागन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पौधे के पुष्प के पुंकेसर से परागकण निकलकर उसी पौधे के पुष्प के स्त्री केसर के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो उसे स्वपरागन। और अगर दूसरे पौधे पर पहुंच जाए तो हाँ, उसे परपरागन कहते हैं। ये वाला तो क्लियर हो गया। अब सीखना है हम लोग को विखंडन। क्या सीखना है? विखंडन। विखंडन किसे कहते हैं? तो विखंडन से ही पता चल रहा है। विखंडन का मतलब टूटना, बिखरना। क्लियर है? क्या आज है? विखंडन। क्लियर है? आज की क्वेश्चन हम लोग को मिला, क्या मिल गया? विखंडन। ताश के पत्ते से महल नहीं बनते और नदी के रोकने से समुंदर नहीं बनते। ताश के पत्ते से महल नहीं बनते और नदी के रोकने से समुद्र नहीं बना करते। अब बढ़ते रहिए जिंदगी में, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनते। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए हर टेस्ट में अव्वल लाइए, यही आपके कामना भी होनी चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं विखंडन। कहाँ पर विखंडन देख रहे हैं? बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में विखंडन रहता, फिजिक्स में विखंडन रहता, तो वहाँ पर अलग मिलेगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, जो विखंडन है ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ये लैंगिक में नहीं देगा, पूछ देगा क्वेश्चन। विखंडन की क्रिया होती है किसमें? लैंगिक में, अलैंगिक में। चलिए जी, नीतीश कुमार जी खड़ा होइए। विखंडन की क्रिया किसमें होती है? सवेरे सवेरे बाबू कुटे पड़ेगा, बढ़ जाइए। विखंडन की क्रिया किसमें हो गए? अलैंगिक जनन में। बढ़ जाइए, बढ़ गए बिना ख्याल है ना। वाह, बात समझ में आ रहा है? तो कहता है कि इसमें लिख लेंगे, लिखते जाइए फटाक फटाक। विखंडन में यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। विखंडन में लिखिए जी, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो सामान्यतः सूक्ष्म जीव
जो सामान्यतः सूक्ष्म जीवों में देखा जाता है। इसमें जनक के या जनक जीव बोल सकते हैं, जनक जीवों के शरीर का विखंडन होता है, या खंडन भी खाली बोल सकते हैं, खंडन होता है और एक नए शरीर का निर्माण होता है, जिसे विखंडन कहते हैं। शरीर का खंडन होता है, या एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, या विखंडन में क्या बोलेंगे बाबू, या एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो प्रायतः सूक्ष्म जीवों में देखा जाता है, जो प्रायतः सूक्ष्म जीवों में देखा जाता है। हो गया तक? जिसमें जीवों के शरीर का खंडन होता है, अर्थात जीव का जो शरीर है दो या दो से अधिक भागों में विभक्त हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। क्लियर है? अब इसमें याद रखना है कि जो विखंडन मिलेगा, इसमें आ गया कि यदि जो जनक जो जीव है, क्या इसमें याद रखना है कि यदि जनक जीव अगर अपने से टूटकर दो भाग में बट रहा है, कितने भाग में? दो भाग में विभक्त होता है। कितने भाग में जे? दो भाग में। कहता है यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन जो सूक्ष्म जीवों में होता है, जिसमें जनक जीव का शरीर खंडन होकर दो भाग में विभक्त हो जाता है। क्लियर है? दो भागों में, हाँ, जिसमें जनक के जीवों के शरीर खंडन होकर कितने भाग में? दो भाग में विभक्त हो जाए, क्या कहलाएगा? द्विखंडन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विखंडन कहलाता है। क्लियर है? आगे कहता है कि दो से अधिक भागों में बट जाए, दो से अधिक भागों में बट जाए, दो से अधिक भागों में बट जाए, क्या कहलाएगा? बहुखंडन कहलाएगा। बहुखंडन कहलाता है। तो अगर पूछ दे बतलाइए द्विखंडन किसे कहते हैं या बहुखंडन किसे कहते हैं, लिख लेंगे। समझ में आ रहा है? सिंपल सा क्या कहा कि एक प्रकार का, अब बोले थे कि कोई अकेले कहे कि हम बच्चा पैदा कर देंगे, कौन सा जनन हो जाता था? अलैंगिक होता था। अब एकरा में कह रहा है कि अकेले से वो एगो है, क्लियर है, और एगो से दो गो बन गया, तो कौन सा खंडन हुआ? द्विखंडन। कौन सा खंडन? द्विखंडन। और दो गो से अधिक हो गया, अब ये एगो है, अब एगो से 4 गो 5 गो 10 गो हो गया, तो क्या हो जाएगा? बहुखंडन। तो द्विखंडन समझ में आ गया, बहुखंडन समझ में आ गया। नोट कर लेंगे इसे जल्दी से। चलिए देखिए, देख लिए थे विखंडन। क्या देख लिए थे? विखंडन तो देख लिए, जिसमें अलैंगिक जनन है, जिसमें जो एक जीव है जो अपने में से टूटकर क्या करेगा? दो या दो से अधिक भाग में बट जाएगा, क्या कहलाएगा? विखंडन कहलाएगा। विखंडन में बोला गया कि यदि एक जीव है, ये जीव है, और टूटकर कितने भाग में बट जाए? दो भाग में, तो क्या बन जाएगा? द्विखंडन। और दो से अधिक भाग में चला गया, कोई जीव दो से टूटा और टूटकर दो से अधिक भाग में बट गया है, तो क्या हो जाएगा? बहुखंडन। आगे समझते हैं मुकुलन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। बडिंग क्या है? मुकुलन कहता है यह एक प्रकार की अलैंगिक जनन होती है। क्या होती है जे? जो प्रायतः सूक्ष्म जीवों में देखा जाता है। अब याद रखेंगे नोट में करके कि जो आपका विखंडन था ये भी सूक्ष्म जीव में देखा जा रहा है, मुकुलन भी सूक्ष्म जीव में, और आगे जो मिलेगा बीजाणु जनन, ये भी आपको सूक्ष्म जीवों में ही देखा जाता है। तो तीनों में कॉमन हो गया, यह प्रायतः सूक्ष्म जीवों में देखा जाता है। आगे कहता है इसमें जनक जीव के
शरीर से एक गोलाकार भाग निकलता है। कैसा भाग? गोलाकार भाग, गेंदा जैसा भाग निकला। क्लियर है? और वो जब कहता है कि क्या कहता है, निकलता है, जिसे मुकुल कहते हैं, उस गोलाकार भाग को क्या कहेगा? क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी जनक जीव के शरीर से एक गोलाकार भाग निकलता है, जिसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं, जो अपने जनक जीव से अलग होता है, अपने जनक जीव से अलग होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। और जनक जीव के समान हो जाता तब क्या कहलाता? क्लोन कहलाता। क्लोन वाला में पढ़े थे, वो भी अलैंगिक जनन था। अमीबा वाला में बतलाए थे, टूटा अपने जनक जीव का, उसका डीएनए भी समान था, संरचना भी समान था, दोनों मिल गया था, तो क्या बन गया था? क्लोन। जिसमें बताए थे मदर सेल टूट कर डॉटर सेल में बन जाता है। आपको याद होगा कुछ में बोले थे कि इस प्रकार का है, ये विभक्त हुआ, इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का बन गया। तो इस ही वो को हम लोग क्या बोले थे? क्लोन कहे थे। ये इसके समान है, जनक जीव के समान है, तो क्या बन गया? क्लोन। और जनक जीव से अब एकरा से टूटा है, और टूट कर कैसा भाग निकला? गोलाकार भाग निकला। कैसा भाग? गोलाकार भाग निकला है। और ये गोलाकार भाग जनक जीव के समान नहीं है, तो क्या कहलाएगा? मुकुल। क्या कहलाएगा? मुकुल। और पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुकुलन। अब एकरा में उदाहरण पूछेगा, मुकुलन होता है किस में? तो याद रखेंगे हाइड्रा में और ईस्ट में। ये दोनों ऑब्जेक्टिव भी आए हैं बोर्ड के लिए। क्लियर है? हाँ, यही दो ऑब्जेक्टिव डालेगा। ईस्ट में जनन की विधि है, क्लियर है, अलैंगिक। कौन से? हाइड्रा में जनन की विधि है अलैंगिक। ईस्ट में होता है मुकुलन, हाइड्रा में होता है मुकुलन। मुकुलन किस में होता है? हाइड्रा में। फिर पूछेगा मुकुलन किस में होता है? ईस्ट में। ये याद हो गया। ये ऑब्जेक्टिव ही हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब बात समझ में। आगे कहते हैं, समझते हैं बीजाणु जनन। क्या है? बीजाणु जनन, जिसको हम लोग स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये भी है, लिखेंगे बीजाणु जनन। यह भी एक प्रकार का लैंगिक जनन है, जो प्रायतः सूक्ष्म जीवों में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? जो सामान्यतः सूक्ष्म जीवों में देखा जाता है। इसमें बीजाणु धनी के अंदर, बीजाणु धनी के अंदर किसका निर्माण होता है? बीजाणु का निर्माण होता है। बीजाणु धनी के अंदर में किसका निर्माण हो रहा है? बीजाणु का निर्माण होता है, जो वातावरण के अनुकूलित नहीं होता है। क्लियर है? और वातावरण के अनुकूलित नहीं है तो वो आगे चलकर क्या हो गया? ब्लास्ट कर गया, फट गया। और जब फट जाता है तो उसके कारण बाहरी दीवार फटता है, जिससे अनेक बीजाणु क्या होता है? बाहर निकल जाता है। कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बीजाणु जनन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? आगे कहते हैं किस में मिलेगा बीजाणु जनन? बीजाणु जनन होता है किस में? तो याद रखेंगे राइजोपस में। किस में? राइजोपस। और दूसरा क्या है? कवक। ये आपका बाबू उदाहरण ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्लियर है? उदाहरण ही बच्चे याद नहीं रख पाते, इसी को याद रखना है। राइजोपस में क्या होता है? राइजोपस में क्या होता है? राइजोपस में बीजाणु जनन। कौन सी जनन होती है? अलैंगिक जनन। कवक में क्या होता है? बीजाणु जनन, मुकुलन या विखंडन। कवक में क्या होता है? बीजाणु जनन। आगे कहता है कायिक प्रबंधन से क्या समझते हैं? आगे क्वेश्चन है हम लोग का, कायिक प्रबंधन से क्या समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेबल्स टर्म से लिया गया है। क्लियर है? तो कहता है जब पौधे के किसी एक भाग से नया पौधा निकल जाए, पौधे के किसी एक भाग से नया पौधा निकल जाए, जिसी प्रोसेस को, जिस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन। जैसे आलू रोपते हैं, क्या रोपते हैं? आलू। तो एका को कियारी में गिरेले चल जाते हैं। क्लियर है? और माटी चढ़ा दिए, पटवन दे दिए, पानी दे दिए। 10 दिन के बाद देखते हैं उसमें अंकुरन हो गया है। और 4 महीना के बाद, 3 महीना के बाद, एक तो 60 दिन में भी होती है, एक 90 दिन में भी होती है। अब एक ही आलू से 10 आलू का निर्माण हो रहा है। समझ में आ रहा है? गन्ना में भी देखिए, एगो केतारी ऐसे रोप दिए हैं और पूरा एकदम मूढ़ा मार ले है बाढ़ का। क्लियर है? 10 दाढ़ 12 दाढ़ हो गया। क्लियर है?
तो क्या क्या मिल गया कायिक प्रवर्धन में? आलू हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया। क्लियर है? उदाहरण याद रहेगा। आलू में कौन सा कायिक प्रवर्धन होता है? प्याज में भी क्या होता है? कायिक प्रवर्धन। लहसुन में भी कायिक प्रवर्धन, हल्दी में भी, गन्ने में भी कायिक प्रवर्धन। क्लियर है? गन्ने में भी क्या हो जाएगा? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन याद हो गया। चलिए आगे आप समझेंगे। चले जी देखेंगे आगे हम लोग। पीछे कहाँ तक देख लिए? पीछे कहाँ तक हुआ था? जीवन काल के पहले कहाँ तक देख लिए? जीवन काल के पहले, जीवन काल के पहले कायिक प्रवर्धन देख लिए थे कि जिसमें आपका किसको से किसी भी पादप से क्या हो जाए? नया भाग उगना शुरू कर देता है, उसको हम लोग क्या कहते थे? कायिक प्रवर्धन कहते थे। आगे आ गया हम लोग को जीवन काल, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइफ स्पान। क्या समझना है? लाइफ स्पान कहता है किसी भी जीव का जो जब से जन्म लिया, कोई भी जीव हो सकता है, समझ में आ रहा है? अरे इधर देखो पहले, किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसका जो प्राकृतिक मृत्यु होगा, क्लियर है? प्राकृतिक मृत्यु, एक्सीडेंटल नहीं कह रहा है, और समझ में आ रहा है? प्राकृतिक, क्लियर है? अपरूपी नहीं। अब अपरूपी में हार्ट अटैक भी हो सकती है, अपरूपी में कोई गोली भी मार सकता है, अपरूपी में बम ब्लास्ट भी हो सकता है। कोई कह के थोड़ी ना बेगा कि भैया हम यहाँ पर बम रखेंगे, आप लोग आके बैठ जाइएगा, ऐसा बोलता है? क्लियर है? तो वो ऐसा नहीं, प्राकृतिक आपदा, क्लियर है? प्राकृतिक आपदाओं से भी नहीं, मृत्यु प्राकृतिक हो। आगे पढ़ना है ग्राम में क्या क्या अवस्थाएं हैं जो। तो क्या कहता है? किसी भी जीव को जन्म से लेकर मृत्यु तक के, जन्म से लेकर मृत्यु तक के जो भी समय है, उसी समय को काल कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। क्लियर या हो गया? क्या कहते हैं? जीवन अवधि। अब इसमें एक बात याद रखना है कि प्रत्येक जीव का जो जीवन काल है, प्रत्येक जीवों का जीवन काल जो है वो अलग अलग होता है। और दूसरा बात याद रखना है, किसी भी जीव का जीवन काल उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है कि कोई बड़ा है तो ज़्यादा साल जिएगा, कोई छोटा है तो कम साल जिएगा। ऐसा लगता है ना, हाई तनी को जीव है, ये तो कम साल जिएगा, 2 दिन 4 दिन जिंदगी होगा। ऐसा नहीं है, आकार पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। उदाहरण में देख लीजिए, कौआ, कौआ कितने साल जीता है? 15 साल। और कौआ से छोटा देखने में लगता है कौन? तोता। तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का होता हूँ, चोंच मेरी लाल है, सुना है ना? हाँ, तो तोता कितने साल के? 40 साल जिंदगी को तोता पालेंगे तो 40 साल बोलेगा रुपू कटोरे कटोरे। बस समझ में आ रही है? तितली, क्या? तितली कितना? 1 से 2 सप्ताह ही होती है। आगे कहता है गेहूं, गेहूं का पौधा 4 से 5 महीना। धान का पौधा भी 4 से 5 महीना। कुत्ता बाबू, कुत्ता का आयु 20 से 30 के बीच में होती है। बंदर 26 बरस के आसपास। घोड़ा कितने साल जिएगा? 60 साल। घोड़ा हाँ 60 साल तक, मतलब एक जो अभी के डेट में मनुष्य का जो औसत है, क्लियर है, 60-70, उसके बराबर घोड़ा भी है। कितने? 60 वर्ष। मगरमच्छ, मगरमच्छ भी 60 वर्ष। हाथी भी 65 वर्ष। बिल्ली कितना? बिल्ली मेव मेव करता है, कितने साल? बिल्ली 35 से 40। और चील, चील 90 बरस। चील की एक बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। ये आपको 20 से 30 साल होते होते 20 से 30 साल होते होते इसका पंख पूरा बड़ा हो जाता है, चोंच लंबी हो जाती है, वो शिकार नहीं कर पाता है। और इसका खूबिया है कि ये शिकार अपने से कर सके। बस समझ में आ रही है? अब इसके पास भी ऑप्शन होता है कि आप बुढ़ारी आ गया, पंख बड़ा हो गया, चोंच लंबा हो गया, शिकार अपने से नहीं करते हैं, क्या करो? अब दूसरे पर निर्भर रहना शुरू कर दो, या फिर दूसरा ऑप्शन है जान दे दो। लेकिन दोनों ऑप्शन को नहीं अपनाता है, कहता है क्या करेंगे? हम अपनी जिंदगी स्वयं जिएंगे। बस समझ में आ रहा है? अब क्या करता है? बहुत दूर जाएगा घने जंगलों में और ऊंचे पर्वत पर चढ़ जाएगा आराम से,
और पटक पटक के अपना चोच को क्या करेगा, तोड़ देगा। क्लियर है। और ओकर बाद चोच टूट गया है, क्लियर है, तो उसी चोच करे इक्का गो बाल अपने से उखाड़ना शुरू करेगा और 6 महीना क्या करेगा, कष्ट की जिंदगी जिएगा 30 साल के बाद। और समझ में आ रहा है, 30 से 40 साल के। और जैसे ही ओकर पंख कबाड़ दिया तो फिर से पंख उगेगा, फिर से चोच बढ़ गया, फिर से उसकी आयु अब दोगुनी हो गई। इसी के कारण चील का जो आयु दिया गया कितना, 90 साल। तो आप लोग भी पढ़ रहे हैं तो आप लोग को भी कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब कहेगा याद नहीं होता है, ये भी तो कष्ट है, तो करना पड़ेगा। आगे कहता है कछुआ, कछुआ कितना, 100 से 150 साल। बरगद 200 बरस, क्लियर है। कोई कोई बरगद ऐसा भी है 300 बरस भी है, 400 बरस भी है, क्लियर है। ये सब औसत दिया गया है। क्या दिया गया है, औसत। आगे कहता है जीवन काल, जीवन काल समझ में आ गया, जन्म से लेकर मृत्यु तक के काल को क्या कहते हैं, जीवन काल। आगे कहते हैं जीवन काल की 4 अवस्थाएं होती है। जीवन काल के 4 अवस्थाएं। जब जो कोई जीव जो है जन्म लिया, क्या लिया, जन्म लिया। जैसे मनुष्य हम लोग भी माँ के गर्भ से बाहर आए, समझ में आ रहा है, तो वो जो अवस्था धीरे धीरे बड़ा हो, 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल 2 साल 4 साल, इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं किशोरा अवस्था। एक तो बाल्या अवस्था हो गया, इस सब किस में मिल गया, ये किशोरा अवस्था में ही मिल गया है, क्लियर है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जुबिलिटी। दूसरा आता है प्रजनन अवस्था। कौन सी अवस्था, गांव घर में बोलते रहते हैं अरे अब लइकन है रे, ब्याह कर देवल जाएगा तो 4 गो बाल बच्चा हो जाएगा रे, उदाहरण दे देते हैं ना, क्लियर है। तो प्रजनन अवस्था की जिस अवस्था में लड़का जो है बाप बनने लायक हो जाए, लड़की माँ बनने लायक हो जाए, समझ में आ रहा है, तो उसी अवस्था को क्या कहते हैं, प्रजनन अवस्था। और उसके बाद कहता है वृद्धा अवस्था। क्या है, वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था में शरीर की कोशिकाएं, अंग, उत्तक सब में कार्य करने की क्षमता बंद हो जाए। 1 लोटा पानी भी लेना, 1 गिलास पानी भी लेना, दूसरे पर डिपेंड होना शुरू हो गए। चेहरे की जो झुर्रियां हैं, तुम्हारा अभी हत्ता कट्टा जो शरीर नजर आ रहा है, ये सब सुकुड़ सुकुड़ के क्या हो जाएगा, सट जाएगा। ए पोता तनी 1 गिलास पानी लो, बोलना शुरू कर देगा ना, पसंद मारा। जिस अवस्था को क्या कहोगे, वृद्धा अवस्था, क्लियर है। अब वृद्धा अवस्था के बाद राम नाम सत हो जाएगा। मृत्यु अवस्था, ये प्राकृतिक मृत्यु कब हो गया, कि जब शरीर का जो अंग था, जो कोशिका था, जो उत्तक था, वो पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर दिया, दिल धड़कना बंद कर दिया, समझ में आ रहा, सांस चलना भी बंद हो गया, तो शरीर का पूरा अंग क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, काम करना बंद हो गया। जिस अवस्था को क्या करते हैं, मृत्यु के अवस्था। अगर परीक्षा में पूछा जाए जीवन काल के 4 अवस्थाओं का वर्णन करें, लिख लेंगे। अब इसी को आपको बतलाया गया, किशोरावस्था, जिस अवस्था में कोई भी जीव लैंगिक रूप से परिपक्व होता है, लैंगिक रूप से परिपक्व हो गया, कि लड़का है, लड़की है, नर है, मादा है, समझ में आ रहा है, इस अवस्था को क्या बोल रहे हो, किशोरा अवस्था। दूसरा कहता है प्रजनन अवस्था, जिस अवस्था में कोई भी जीव प्रजनन करने योग्य हो जाता है, मतलब वो बाल बच्चा उत्पन्न कर सकता है। अब क्लियर है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, प्रजनन अवस्था। तो आप लोग किस अवस्था में हैं अभी, प्रजनन अवस्था में पहुंच चुके हैं। प्रजनन अवस्था में पहुंचेंगे, दाढ़ी मोछ बाल आ गया, ब्याह कर देवल जाएगा, 4 गो बाल बच्चा हो जाएगा, कहता है किशोरावस्था है। आगे है वृद्धावस्था, अगला है वृद्धावस्था, जिस अवस्था में किसी भी जीव का कोशिकाएं, उत्तक, अंग, अंग तंत्रों में कार्य करने की क्षमता क्या होने लगती है, घटने लगती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धा अवस्था कहते हैं। आगे है मृत्यु, आगे क्या है, जिस अवस्था में जीव की कोशिकाएं, उत्तक, अंग एवं अंग तंत्र पूर्ण रूप से कार्य करना बंद कर देता है, उसे क्या कहते हैं, मृत्यु की अवस्था कहते हैं। बस समझ में आ रहा है। बोलते हैं ना घर में मामा है, दादा है, अब उनको पानी अपने से नहीं पी रहा, क्लियर है, खटिया पर पड़ गया, अब चम्मच करे पानी दे रहे हो, ला बाबा पी ला। कभी प्यासों को पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा। बस समझ में आ रहा है। अभी जवानी में 1 लोटा पानी देवे में डर लगता है, बुढ़ारी में जाएगा कहेगा बाबा 1 चम्मच, दादा 1 चम्मच, मौसा 1 चम्मच। बस समझ में आ रहा है। आगे कहता है रजो चक्र क्या समझते हैं, आगे आएगा इसी पर, ठीक है। रजो चक्र जिसको बोलते हैं मेनस्ट्रुअल साइकिल, क्या कहता है, प्राइमेट स्तनधारी जीवों में, स्तनधारी जीव में, किसमें, प्राइमेट। अब क्वेश्चन पूछेगा, रजो चक्र पाया जाता है स्तनधारी में,
ठीक है। प्राइमेट स्तनधारी जीवों में पाए जाने वाले चक्र को रजो चक्र कहता है। वही आगे चलकर हम लोग को मिलेगा मासिक चक्र के रूप में। क्लियर है? मध्य चक्र के रूप में। क्लियर है? जैसे इसमें रजो चक्र किसमें होता है? मनुष्य में, बंदर में, गोरिल्ला में। क्लियर है? गोरिल्ला भी एक बंदर प्रकार की होती है। समझ में आ रहा है? बंदर प्रकार की, बंदर नहीं होती है। समझ में आ रहा है? रजो चक्र क्लियर हो गया? हाँ, इसके बाद अभी इसमें और थोड़ी सी टॉपिक बचा हुआ। इस टॉपिक को अगले वीडियो में बतलाया जाएगा और अगले क्लास में। क्लियर है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।